नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, डॉक्टर आर.एस. तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक्सपोज़र, द सिचुएशन ऑफ पीपल मतलब कौन व्यक्ति कहाँ किस तरीके से उस आपदा से, उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। क्या वो सामने-सामने उस खतरे के गाढ़ गधेरे के किनारे-किनारे उसने मकान तो नहीं बनाया है? कहाँ उसका रहने का बसेरा है? कहाँ उसके स्कूल्स हैं? कई बार हमने देखा है कि जो हमारे मैक्सिमम स्कूल्स होते हैं, डोनेटेड एरियाज में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ पे ज़मीन हमारी आर्थिकी के रूप में स्ट्रांग नहीं रहती है, तो उस जगह को हम दान दाता के रूप में ज़मीन को दे देते हैं। तो अधिकतर वही सब चीज़ें आती हैं और आने वाले समय में कहीं न कहीं आपदा की शक्ल में तब्दील होती हैं। 2010 में हमने सुमगढ़ में भी हमने देखा कपकोट तहसील में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर एक सरस्वती शिशु मंदिर इसी तरीके से चपेट में आया था। लैंडस्लाइड पुणे एरिया के नज़दीक में सरयू नदी के किनारे ही वो बिल्कुल पहाड़ी से सटा हुआ ज़मीन पर वो स्कूल बना हुआ था। और क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी के आवेग आने की वजह से, बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से उसका असर इतना ज़्यादा पड़ा कि वो उसकी जो ऊपर की दीवार थी वो टूट गई और काफ़ी सारे बच्चे, एक साथ 14 बच्चे उस कोलैप्स में फंसे और वो मारे गए। तो इस तरीके से जो हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं, हाउसिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटीज़ को परेशान करती हैं। हज़ार्ड प्रोन एरियाज में हमें दिक्कतें आती हैं। इफ़ अ हज़ार्ड अकर्स इन एन एरिया ऑफ एन नो एक्सपोजर देन देयर इज नो रिस्क। अगर वही आपदा किसी ऐसे एकांत स्थान पर आपदा आ रही है या कहीं पे कोई खतरा पनप भी रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, उसको एक्सपोजर यूनिट वहाँ पर नहीं है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई हमें नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कैपेसिटीज refer to all the strength, attributes and resources available within a community, organization or society to manage and reduce disaster risk and strengthen resilience। हमारी क्षमताएं कितनी हैं, हम कितने परिपक्व हैं, कितनी हमारी तैयारी का स्तर है, उन सब को देखते हुए अगर हम अपनी तैयारी करके रखें। हमने स्कूल लेवल पे अगर हमने एक स्कूल का अर्थक्वेक डिजास्टर से संबंध में मॉक ड्रिल तैयार करके रखी है, बच्चों को तैयार करके रखा है, सर्च एंड रेस्क्यू प्रैक्टिसेस कैसी करनी है, स्कूल सेफ्टी में किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से इवैक्यूएशन टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, फर्स्ट एड टीम, रेस्पॉन्स टीम, फायर सेफ्टी टीम्स, बस सेफ्टी टीम्स, इस तरीके से अगर हमने बना के रखी, लोगों को तैयार करके रखा है। नोटिस बोर्ड्स पे हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, इंपॉर्टेंट इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले कर रखे, तो कहीं हद तक हमने कैपेसिटी बच्चों की बढ़ाई है। इसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी, चाहे वो मेडिकल की ट्रेन तो पर्सन्स हैं, लेकिन साथ में उन्हें थोड़ी बहुत सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स भी दे रखी है। इसी तरीके से जो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, PRIs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, NGOs के लोग हैं, उन सबको भी अगर हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ा रखी है, तो काफ़ी हद तक हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी सुरक्षित निकल कर आ सकते हैं। डैमेज अकर ड्यूरिंग एंड इमीडिएट आफ्टर द डिजास्टर। दिस इज यूजुअली मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स। जैसे कहीं पर भी कोई आपदाएं आती हैं तो हम लोग काउंट करते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ हाउसेज डैमेज हो गए, कितने नंबर ऑफ ब्रिजेस हमारे कोलैप्स हो गए, कितनी नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारे लॉसेज हुए, इलेक्ट्रिक पोल्स डैमेज हुए, कितने हमारे जल संस्थान की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, हमारे पानी की व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ गड़बड़ाई, हमारे भौतिक संसाधनों में क्या नुकसान हुआ, इन सबको हम यूनिट के रूप में लेके आते हैं, है ना। या कितने किलोमीटर तक की हमारी सड़कें हमारी डैमेज हुई, इन सब इस तरीके से हम लोग उसको डैमेज की संख्या में लेके आते हैं। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक परिपक्व तरीके से एक इक्वेशंस दी गई है। रिस्क इज इक्वल टू हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी इनटू एक्सपोजर अपॉन कैपेसिटी। रिस्क को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं क्षमताओं की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्षमताओं की वृद्धि करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी हजार्ड्स हैं, चाहे वल्नरेबिलिटीज हैं, चाहे एक्सपोजर हैं, उसका असर भी हम पर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा और कहीं भी हमें आपदा का असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। Prevention activities and measures to avoid existing and new disaster risk, while certain disaster cannot be eliminated. Prevention aims at the reducing vulnerability and exposure in such contexts, whereas as a result, the risk of disaster is removed, like dams formation, embankments formation, eliminate flood risk. कई बार क्या करते हैं हम लोग, हाई राइज बिल्डिंग्स बना लेते हैं, कई बार हम लोग नीचे के फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते, या हम रोड टेक्निक्स को हम चेंज कर देते हैं, या आज के समय में जैसे हम ऑल वेदर का टाइप ऑफ रोड्स बना रहे, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या हम कहीं कहीं पे टनल प्रैक्टिसेस शुरू करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लैंडस्लाइड का जो रिस्क है
उसको हम प्रिवेंटरी मेजर्स के रूप में लाने की कोशिशें कर रहे हैं. Mitigatory measures, mitigation, the lessening or the minimizing of the adverse impact of a hazardous event. Mitigation measures include engineering techniques and hazard resistant construction, as well as improved environmental and social policies and public awareness. किस तरीके से हम लोगों को अवेयर करें, किस तरीके से लोगों को हम तैयार करें, जागरूक करें, सेंसिटाइज करें कि हम उनकी तैयारियों को बेहतर बना सकें आपदा से लड़ने के लिए. The knowledge and capacity developed by the governments, response and recovery organizations, communities and individuals to effectively anticipate, response to and recover from the impact of disaster. Risk. The probability of the harmful consequences of the expected losses resulting from the interaction between natural or human-induced hazards and vulnerability conditions. खतरे तो बहुत सारे हैं, जोखिम भी हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमने जानबूझकर अपने भवन निर्माण इस तरीके से गलत जगह पर बनाए, हमने कोई लैंड रूल रेगुलेशंस का फॉलो नहीं किया, तो अपने लिए हम खुद से ही जोखिम तैयार करेंगे. हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना. प्रिवेंशन एम्स एट रिड्यूसिंग vulnerability and exposure in such contexts. The risk of disaster is removed in this way. The lessening of the minimizing of the adverse impact of a hazardous events, ये mitigation में आता है हमारा. Preparedness, effectively anticipate, respond to and recover from any disaster situation. हीरोज जो हमारे हैं, रेस्पॉन्स टीम के हीरोज हम लोग सभी जानते हैं, हमारे एनडीआरएफ ऑफिशियल्स, हमारे एसडीआरएफ ऑफिशियल्स. पहले के समय में 2013 से पहले हमारे पास अपनी उत्तराखंड स्टेट की अपनी कोई इस तरह की बटालियन नहीं हुआ करती थी जो कि टोटली डिजास्टर पे फोकस्ड काम करती थी. लेकिन 2013 की आपदा के बाद हमने स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स तैयार की, जो अब हर जगह उत्तराखंड राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी हमारे वल्नरेबल लोकेशंस हैं वहाँ पे वो तैनात रहती है. उनकी कंपनीज बटालियंस वहाँ पे तैनात रहती है. मेन हेडक्वार्टर नो डाउट वहाँ पे उनका जॉली ग्रांड में है, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करते हुए वो कार्यवाहियाँ करते हैं. एनडीआरएफ टीम 2013 से पहले भी करती थी काम और आज भी करती है. जब भी हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमारा जब कभी कोई आपदा आती है तो उस समय इस तरह से अलग अलग एजेंसीज़ के सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन आज के समय में क्योंकि लोकल लेवल पे हमें एसडीआरएफ मौजूद है, तो छोटी मोटी आपदाओं के समय हमें किसी बाहर की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसी तरीके से पुलिस ऑफिशियल्स, होम गार्ड्स, पीआरआईज, पीआरडीज, ये सभी हमारी समय समय पर मदद करते हैं. आपदाओं का जब फेज़ निकल जाता है तो उसके बाद हमें रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म पे पुनर्स्थापना के काम करने की ज़रूरत पड़ती है. सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो फर्स्ट एड से संबंधित है, मेडिकल टीम्स के रूप में है, चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे फूड सप्लाई है, चाहे शेल्टर कैंप्स हैं, क्लोथिंग्स हैं, टेंट्स हैं, ये सब चीज़ों की सप्लाई कहाँ से कैसे क्या करनी है, कहाँ से हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो सब चीज़ें भी हमें समझने की ज़रूरतें रहती हैं. Recovery, the restoring and improving of the livelihood and the health as well as economic, physical and social, cultural, environmental assets, systems and activities of a disaster affected community or society, aligning with the principles of the sustainable development and build back better. Build back better इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वापस जो निर्माण हमारे पुराने समय में हमारे संरचनाएं खत्म हो गई थी उनको हम दोबारा से पुरानी फॉर्म में लेकर आएँ या उससे बेहतर कंडीशन में लेके आएँ, जो जिससे आने वाले समय में किसी भी आपदा का असर उन पर कम से कम हो. Reconstruction, the medium and long term rebuilding and sustainable restoration of the resilient critical infrastructure, services, housing, facilities and livelihood required for full functioning of a community or a society affected by a disaster, aligning with the principles of sustainable development and build back better to avoid or reduce future disaster risk. जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ का, बिल्डिंग कोड्स का, पॉलिसीज़ में फॉर्मेशंस करके, नए लॉज अपडेट करते हुए अगर हम तैयारियां करेंगे तो काफ़ी हद तक हम नए कंस्ट्रक्शन, जितने भी हमारे नए कंस्ट्रक्शन है एडवांस लेवल पे होंगे और नए अपने मानकों के आधार पे होंगे. तो भूकंप सुरक्षित मानकों के आधार पर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होंगी तो उसमें 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में अभी एक सेंट्रल गैप बना हुआ है. कभी भी किसी भी समय वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी भी 8 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप आने की पूरी संभावना है. तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं,
उसकी तैयारी के हिसाब से हमें अपनी रेजिलियंस पावर तो बनानी ही पड़ेगी। किस तरीके से इंडिविजुअल की कैपेसिटी बढ़ सके, किस तरह से सोसाइटी की कैपेसिटी बढ़ सके, किस तरीके से हमारी अपने शॉक्स, उस शॉक से, स्ट्रेसेस से निकल के आने के लिए हमारी तैयारियां हो सकें, उसको हमें सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। बाउंस बैक एंड बेटर फॉर्म में हमें काम करने की ज़रूरतें रहेंगी। डिजास्टर्स तो, खतरे तो अगर हम देखते हैं तो खतरे हज़ारों हैं। अर्थक्वेक है, सुनामी है, हाई वेव्स हैं, हैंड वेव्स हैं, ह्यूरिकेन्स हैं, साइक्लोन्स हैं, सुनामी हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, वॉल्केनोज हैं, है ना, अलग अलग तरीके के बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन इन खतरों से संभलते हुए अगर हमारी तैयारी अच्छी है, हमने अपनी तैयारी प्री डिजास्टर फेज में, ड्यूरिंग डिजास्टर फेज में और पोस्ट डिजास्टर फेज में अगर हमने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली, तो काफ़ी हद तक हम इन खतरों से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन खतरों के साथ साथ हमारे कई सारे ऐसे चैलेंजेस भी हैं, चाहे हमारा जो हमारे लिमिटेड एक्सेस टू पावर, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज की अगर हम कमी की बात कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल कंडीशंस में पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें, लेक ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की कमी की बात करें, लोकल इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोकल मार्केट की बात करें, या एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द पब्लिक लाइफ की बात करें, अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जो हमारे लोग हैं, लोगों का जो तरीका है रहने का, सहने का, उनका तरीका भी फ़र्क है। वो सोचते हैं कि जो भी दुर्घटनाएं होंगी, जो भी आपदा का असर होगा, शायद आपदा का असर हम पर ना होगा, दूसरे को प्रभावित ज़्यादा करेगा। तो हमारा जो तरीका है सोचने का, उनसे भी हम कहीं ना कहीं हमें फ़र्क पड़ता है। मेजरिंग रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सबको हमें समझना पड़ेगा। आज के समय में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, तो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से हमें अपनी तैयारियों का स्तर अपनी अडेप्टेशन पॉलिसीज़ में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें खेती हर ज़मीनों में अपनी तब्दीली करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मौसम के अनुकूल परिवर्तन करें, किस तरीके से हमारी कृषि में हो, हमारे खेती हर ज़मीनों में हो, हमारे पानी की सप्लाई में हो, हमारे हर तरह की व्यवस्थाओं में, हमारे रहन सहन की व्यवस्थाओं में हमें परिवर्तन लाने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेडिक्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, स्पीड ऑफ ऑनसेट एरिया, लेंथ ऑफ फोर वार्निंग, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट, इन सब के बारे में हम में से कोई भी कुछ नहीं बता सकता कि कब कितने स्केल का, कितने परिमाण का, कब कितने लोगों को हताहत करने वाला ये आपदा होने वाली है। टाइप ऑफ डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ नेचुरल मैनमेड डिजास्टर्स भी है, कुछ माइनर डिजास्टर्स भी हैं, मेजर मैनमेड डिजास्टर्स भी हैं और माइनर मैनमेड डिजास्टर्स भी हैं। तो जैसे फ्लड, फ्लैश फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एवलांच, ये सब हमारे नेचुरल माइनर डिजास्टर्स हैं। इसी तरीके से कोल्ड वेव्स, थंडर स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, मड स्लाइड्स, स्टॉर्म्स, इस तरीके से हैं। इसी तरीके से मेजर मैनमेड डिजास्टर्स में अगर हम बात करें, सेटिंग ऑफ फायर्स, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशंस, वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। माइनर मैनमेड डिजास्टर्स में रोड ट्रेन एक्सीडेंट्स, राइट्स, फ्लड्स, फूड पॉइजनिंग, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, क्राइसिस, स्टैम्पेड्स, ये सब हमारे माइनर मैनमेड डिजास्टर्स की श्रेणी में आती हैं। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी इनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से। वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, जिनकी श्रेणी में फ्लड्स हैं, साइक्लोन है, टॉर्नेडो एंड हरिकेन्स हैं, हेलस्टॉर्म्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स हैं, स्नो एवलांचेस, ड्राउट, सी इरोजन, थंडर एंड लाइटनिंग एंड सुनामीज। इसी तरीके से ग्रुप 2 की कैटेगरी में वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स की श्रेणी में लैंडस्लाइड एंड मड फ्लोज, अर्थक्वेक्स, डैम फेलियर, बर्स्ट, माइन फायर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, न्यूक्लियर डिजास्टर्स, ये सब आते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सीडेंशियल की बात करें तो फॉरेस्ट फायर, फायर्स, माइन फ्लडिंग, ऑयल स्पिल्स, मेजर बिल्डिंग कोलैप्स, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर्स, इलेक्ट्रिकल डिजास्टर, एयर, रोड एंड रेल एक्सीडेंट्स, बोट कैप्सिडाइजिंग, ये सब भी हमारी श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से कुछ बायोलॉजिकल डिजास्टर्स भी हमारे आते हैं, एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स। अभी रिसेंटली कोविड-19 के समय हम सभी ने देखा पैंडेमिक, क्योंकि जब कहीं कोई महामारी लोकल लेवल पे, अगर कहीं कोई महामारी होती है, जैसे किसी अर्थक्वेक के बाद कोई महामारी अगर होती है, बहुत ज़्यादा जानो माल का नुकसान जहाँ पे हो गया, पशुओं की हानि हुई है, जानो माल को नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से चारों तरफ एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, चारों तरफ लाशों का ढेर हो जाता है। तो लोकल स्तर पे जो एपिडेमिक फैलता है, महामारी फैलती है, उसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जब ग्लोबल एरिया पे पूरे महामारी का स्तर ग्लोबल एरिया पर हो जाता है, तो उसे हम पैंडेमिक की संख्या में लाते हैं। पेस्ट अटैक्स, कैटल एपिडेमिक्स एंड फूड पॉइजनिंग। हैजर्ड और डिजास्टर,
कुछ हैजार्ड्स हमारे अपने द्वारा बनाए गए हैं और कुछ डिजास्टर हमारे अपने द्वारा बनाए गए। इन चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या कौन सा किस वजह से तैयार हमने किया है। फैक्टर अफेक्टिंग डिजास्टर्स, होस्ट फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एज, अगर हम एज की बात करें, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बच्चा बहुत ज़्यादा किसी भी आपदा से प्रभावित हो सकता है। एक इन्फेंट ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। एक महिला जो गर्भवती महिला है वो प्रभावित ज़्यादा हो सकती है, या एक बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, वो ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इस ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काउंट करती हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अलग अलग तरीके से ये फैक्टर काउंट करते हैं। लेवल ऑफ डिजास्टर्स की बात अगर हम करें तो आपदाएं तो हमारे अलग अलग श्रेणी से आती हैं, लेकिन जो लेवल 1 की कैटेगरी में वो डिजास्टर्स होते हैं जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के या तहसील लेवल के सब जो रिसोर्सेज हैं उनसे ही हम अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो वो लेवल 1 की कैटेगरी में आए। वहीं के लोकल रिसोर्सेज से हमने उस आपदा को सॉर्ट आउट कर लिया। लेवल 2 की कैटेगरी जिसमें हमें बाहरी एजेंसीज के सपोर्ट की जरूरत पड़ी, हमें सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एसेट्स हैं उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, हमने बाहरी सहायता हमने मांगी। लेवल 3 की कैटेगरी जिसमें हमने लोकल कम्युनिटी के जो संसाधन है उससे संपूर्ण नहीं हुआ, स्टेट लेवल की हमें असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ी, तो उसे लेवल 3 की कैटेगरी में लाते हैं। प्री इम्पैक्ट फेज, इम्पैक्ट फेज एंड पोस्ट इम्पैक्ट फेज अलग अलग तरीके से डिजास्टर के बारे में हमने बताया कि डिजास्टर के समय जब कोई आपदा आती है तो लोग बहुत चोटिल भी होंगे, घायल भी होंगे, मरेंगे भी, तो उनको अलग अलग तरीके से हमें कैटेगराइज भी करने की जरूरत पड़ेगी। इम्पैक्ट फेज तो हमें रेस्पॉन्स वर्क ही करना है और पोस्ट इम्पैक्ट फेज में फिर रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन वर्क हमें करना होता है। प्री इम्पैक्ट फेज में जो एक्चुअली हमें मेनली इसमें जो सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स के थ्रू जो हमें आइडेंटिफिकेशन है, नेटवर्क्स के थ्रू, वेदर स्टेशन के थ्रू, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग तरीके से हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि जो भी सूचनाएं हमें मिलें वो सूचनाओं को हम समय रहते लोगों तक पहुंचाएं। अगर वो हम समय रहते सूचना पहुंचा देंगे तो काफ़ी हद तक हम आपदाओं से लोगों को तैयार कर सकते हैं। जैसे आप आज के समय में जब भी रेनी सीजन के समय बारिशें आने की संभावना होती है किसी डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये कहा जाता है कि फला फला डिस्ट्रिक्ट में बारिश इतने बारिश आने की संभावना है, तो पहले ही स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी जाती, जिससे जो हमारे वर्नेबल लोग हैं वो पहले से ही संभल कर तैयार हैं, उनको हमने सेव कर लिया। जो स्ट्रांग है, जिनकी कैपेसिटी बिल्ड है, जो तैयार हो सकते हैं, जो लड़ने के लिए काबिल हैं, वो तो एक बार को फ्रंट फुट पर जा सकते हैं, है ना। तो इम्पैक्ट फेज जो होता है हमारा अलग अलग आपदाओं के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर अर्थक्वेक आया, प्लेन क्रैश हुआ या एक्सप्लोजन वगैरह कहीं पे हुआ, ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ ही समय का, घंटों का, कुछ हफ्ते का, इस तरीके का समय हमें ज़रूरत पड़ती है। और कंटिन्यूज अंटिल द थ्रेट ऑफ द फर्दर डिस्ट्रक्शन हैज़ पास्ड एन इमरजेंसी प्लान इज इन इफेक्ट। लेकिन कुछ डिजास्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें, जैसे बाढ़ की स्थिति में, बहुत लंबे समय तक हमें तैयारियों का स्तर देखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक पानी को हम बाहर निकासी उसकी नहीं कर पाते। डिजास्टर के इफेक्ट्स अलग अलग तरीके से होते हैं। हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रक्चरल डैमेज पे पड़ता है, इकोलॉजिकल डैमेज पे पड़ता है। साथ में सेक्सुअल वायलेंसेस के केसेस भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। रेप, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल वायलेंस, जो सोशल स्ट्रक्चर हमारा पहले से कमज़ोर था वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इंक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर, जो एक सामान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति है उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट आ जाता है। जो बच्चे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से साउंड स्लीप करते थे, उनकी नींद में खलबली आ जाती है, उनके भौतिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उनके खाने पीने की आदतों में परिवर्तन आ जाता है। ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, टॉर्चर ऑफ सिविलियन सोसाइटी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म्स देखने को मिलते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, डिनायल ऑफ बेसिक नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो, हमारी जो खाना पीना, रहना, कपड़ा, रोटी, हमारी ये ज़रूरतें हैं, आपदा के समय में हम कहीं ना कहीं इन सब आपदाओं के समय इन सब के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हम कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रेड ओनर व्यक्ति है, ब्रेड विनर व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं तलाश में हो जाता है कि हमारा आने वाले समय में क्या होगा, हम किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे, किस तरीके से हमारा रहन सहन होगा, हम कितने समय तक टेंट में रहेंगे। ये सब चीज़ें उनके साथ में चैलेंजेस साथ में आ जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से हमें कार्रवाइयाँ करनी होती हैं। इनके हिसाब से कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग
and coordinating measures which are necessary and expedient for the prevention of danger of any threat of disaster, mitigation or reduction of risk of any disaster, its severity and its consequence, capacity building, preparedness to deal with any disaster, prompt response to any threatening disaster, situation or disaster, assessing the severity and magnitude of the effects of any disaster, evacuation, rescue and relief, इन सब चीज़ों पे हमें कार्रवाइयाँ करनी होती हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन जो गोल है सस्टेनेबल रिडक्शन इन नेचुरल डिजास्टर रिस्क विद द ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एट ऑल लेवल, प्रिपेयरनेस, क्रिएशन ऑफ नॉलेज. इस तरीके से अगर हम कार्यवाही करेंगे तो काफ़ी हद तक जो हमारा सेंट्रल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो गोल है 2015 to 30 के लिए कि इकोनॉमिक लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, लीगल लेवल पे, सोशल, हेल्थ, कल्चरल, एजुकेशनल लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, हर तरीके से हमें आपदा के प्रभाव को कम करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा, जागरूक करना होगा, सेंसिटाइज करना होगा, लोगों की जो संवेदनशीलताएं हैं उनको कम करना होगा, इंक्रीज प्रिपेयरनेस फॉर रेस्पॉन्स एंड रिकवरी वर्क, स्ट्रेंथन रेजिलियंस डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग institution, mechanism and capacities at all level, in particular the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards. Principles of disaster management यही है कि जब भी कोई आपदाएं आती हैं तो हमें आपदाओं के लिहाज से अपनी कई सारे लेसन्स हमें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं. उन लेसन्स के लिहाज से अगर हम अपनी तैयारी करेंगे, हम छोटी छोटी आपदाओं की तैयारी हम तभी कर पाएंगे जब हम बड़ी आपदाओं की तैयारी के हिसाब से अगर अपनी तैयारी रखेंगे. अगर हम 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप की तैयारी के लिहाज से अगर तैयारी करेंगे तो 3-4 मैग्नीट्यूड का भूकंप, 4-5 मैग्नीट्यूड के भूकंप में हमें हमारे ना बिल्डिंग्स को नुकसान होगा, ना हमारी किसी तरह की सप्लाई को नुकसान होगा, ना लाइफ लाइन्स को नुकसान होगा, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा और जो मानव हानि है, जन हानि है, वो भी कहीं कम से कम होगी. हमें देखना पड़ेगा इंसिडेंट्स और डिजास्टर में डिफरेंस करने की ज़रूरतें हैं. हमें फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इसको भी अकाउंट करने की ज़रूरतें हैं. हमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग के समय में एनजीओ सेक्टर के लोग, वॉलंटियर्स के ग्रुप्स को, पीआरआईज के ग्रुप्स को, लोकल लेवल पे सभी लोगों को तैयार करना होगा. जब हमारी तैयारी इस लेवल पे होगी तो काफ़ी हद तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट के इस पूरे चक्र को अपने लिहाज से तैयार कर पाएंगे और लोगों को सतत प्लानिंग के हिसाब से तैयार कर पाएंगे. हमें पुराने समय में जो पिछले एक दशक में, 2 दशकों में जो आपदाएं हुई हैं उनके अनुभवों से अपने को तैयार करना होगा. उन अनुभवों में हमारी क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों का इवैल्यूएशन करना होगा, असेसमेंट करना होगा. जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमें काफ़ी हद तक आने वाले समय में जो आपदाएं हैं, जो खतरे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमने तैयारी अगर हमने कर ली तो भूकंप नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. लोकेशन और डिजास्टर प्रोन एरियाज को हमने पहले से आइडेंटिफाई करना होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, वार्निंग जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एंड डेवलप ऑफ पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम, कोऑर्डिनेशन विद द मीडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस, कीपिंग स्टॉक्स ऑफ फूड, ड्रग्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज. हर तरीके से हमें सप्लाई चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे वो खाने पीने की सप्लाई चेन के रूप में है, मेडिकल सप्लाई चेन के रूप में है, गोदाम की सप्लाई के रूप में है, क्लोथिंग की सप्लाई के रूप में, अंतिम संस्कार की सप्लाई चेन के रूप में. हर तरीके से हमें अपनी तैयारियों का स्तर अगर हम बढ़ाएंगे तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं हम आपदा प्रबंधन के इस पूरे चक्र को समझ पाएंगे. डिजास्टर रिकवरी के रिपैट्रिएशन आफ्टर एमरजेंसी इज ओवर, डिस्प्लेड पीपल रिटर्न टू देयर प्लेस और ओरिजिन. तो उनको हमें रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा, पुनर्स्थापना भी करनी पड़ेगी. तो पुनर्स्थापना के लिए हमें जो उनकी टेम्परेरी शेल्टर्स हैं उनके प्रोवाइड करने पड़ेंगे. स्ट्रेस डीब्रीफिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपदा के पश्चात हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानवीय अवसाद में गुजरता है, ट्रॉमा में गुजरता है. तो उस अवसाद से निकलने की भी उसकी बहुत ज़्यादा तैयारियां होंगी. बहुत लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को टेंट में रहना पड़ता है तो उसे बहुत तकलीफें होती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन भी हमें करना पड़ेगा और साइंटिफिक डैमेज असेसमेंट भी हमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा. इस तरीके से अगर हम करेंगे तो काफ़ी हद तक हम आपदा प्रबंधन के चक्र को समझ पाएंगे. और आपदा प्रबंधन को चक्र को अगर हमने समझ लिया, आपदा प्रबंधन के चक्र में जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में ही कहा था कि 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन. तो अगर हमने मिटिगेशन फेज में और प्रिपेयर्डनेस फेज में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर ली तो हमें कहीं ना कहीं
रिकवरी फेज में और रिकंस्ट्रक्शन फेज में कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं समझती हूँ कि मैं अपनी बात आपके साथ रख पाई और आपदा प्रबंधन के जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी हैं इनके बारे में अपनी बात समझा पाई। थैंक यू वेरी मच।